हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आज सैंधव सभ्यता एवं उसकी संस्कृति के लिए कुछ थ्योरी लाया हूँ। तो थ्योरी को डिस्कस करने से पहले मैं बताता हूँ कि ये थ्योरी थोड़ा ज़्यादा लेंदी होगा, 20 मिनट या 25 मिनट का भी हो सकता है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सिंधु सभ्यता जो है सैंधव सभ्यता के नाम से पहले जाना जाता था। तो सैंधव सभ्यता भी को 3 नामों से जाना जाता है। एक सिंध सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो सब सिंधु घाटी सभ्यता, सिंध सभ्यता इसलिए नाम पड़ा कि यह सिंधु नदी के किनारे बसा था, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। तो उसमें हड़प्पा आता है, सिंधु सभ्यता था सैंधव सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता आता है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी, किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। किसकी खोज? हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। अगला, हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में पड़ता है। अभी मोंटगोमरी जिला नहीं है, ये साहिवाल जिला पड़ गया इसका नाम। वर्तमान में क्या है? साहिवाल। और मोहनजोदाड़ो क्या है? ये भी स्थल प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता से। तो ये मोहनजोदाड़ो सिंध के लरकाना जिले में है। कहाँ है? सिंध के लरकाना जिले में। इन दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से। तो आगे चलते हैं। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक जुड़वा राजधानी बताया है। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कौन है? मोहनजोदाड़ो। तो किसने बताया? पिग्गट महोदय ने बताया कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो एक दूसरे में जुड़वा राजधानी है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा है। किसकी नदी के किनारे बसा है? हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। लेकिन मोहनजोदाड़ो किसके नदी के किनारे बसा है? सिंधु नदी के किनारे बसा है। तो सर जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण के अध्यक्ष थे अर्थात नेतृत्वकर्ता थे, उन्होंने इस सभ्यता को नाम दे दिया, सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इस सभ्यता का नाम दे दिया सिंधु सभ्यता। आगे चलते हैं। रेडियो कार्बन के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना होगा। तो जो सिंधु सभ्यता मिली उसकी समय अवधि का विश्लेषण किसके द्वारा किया गया? कार्बन 14 विधि के द्वारा। तो कार्बन 14 क्या विधि है? आयु निर्धारण विधि है, जिससे कोई भी अस्थियां मिलती है तो उसका कार्बन 14 के माध्यम से हम उसकी आयु की गणना कर पाते हैं। तो हड़प्पा की गणना की गई 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई। हड़प्पा का जो विश्लेषण किया गया कार्बन 14 से, वो 2300 से 1700 ईसा पूर्व माना गया, जो सर्वमान्य है। लगभग 2300 से 1900 ईसा पूर्व ये जो हड़प्पा सभ्यता था, जो विकास की पराकाष्ठा में था। किसकी पराकाष्ठा में? विकास में था, विकसित मतलब विकासशील देश में था। फिर धीरे धीरे बाकी जो 2 साल बचे, उसके बाद धीरे धीरे इसका पतन होने लगा। फिर आगे वैदिक काल आ गया था। तो यह सभ्यता जो सिंधु सभ्यता जो प्राप्त हुई, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से मिलती जुलती थी। इसीलिए ये समय की सभ्यता में कौन सी दूसरी सभ्यता चल रही थी? मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता, जो इन दोनों के समान जैसी थी सभ्यता। आगे चलते हैं। विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की तिथि का निर्धारण किया। सर जॉन मार्शल ने बताया कि इसकी तिथि इतनी होगी, और दूसरे वैज्ञानिक अर्नेस्ट मैके ने अलग बताया। माधव स्वरूप वत्स ने अलग तिथि का निर्धारण कर दिया। तो ये सारे जो है ना सिंधु सभ्यता के तिथि का निर्धारण कर दिया। आगे चलते हैं।
इस सभ्यता अर्थात सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो इसके अवशेष मिले हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, सिंध प्रांत में, बलूचिस्तान से मिले हैं। और भारत में, ये तो पाकिस्तान में हो गए, तो भारत में मिले हैं पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का विस्तार इतना है, इसका विस्तार पाकिस्तान के कहाँ कहाँ, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान से लेकर भारत में पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक इसका इस सभ्यता का फैला हुआ था, सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल, मतलब पश्चिमी इलाका, अगर हम ऐसे डिनोट करें तो ऊपर उत्तर होता है, इधर पूरब होता है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, और राइट साइड पूरब होता है और लेफ्ट साइड पश्चिम होता है। तो पश्चिम के साइड था बलूचिस्तान। कौन था? बलूचिस्तान। अब पूर्वी तरफ क्या था? आलमगीरपुर, पूर्वी पूरा स्थल। और उत्तर की तरफ था जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था, और दक्षिण की तरफ महाराष्ट्र था अहमदाबाद तक फैला हुआ क्षेत्र था। तो पश्चिमी पूरा स्थल बलूचिस्तान तक, पश्चिमी पूरा स्थल बलूचिस्तान, और पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और उत्तरी तरफ जम्मू कश्मीर, दक्षिणी तरफ अहमदाबाद अर्थात महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता जो थी त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? त्रिभुजाकार। वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अभी के माप में किया जाए, अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से मापा जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र तक सिंधु सभ्यता फैला हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो साक्ष्य मिले सिंधु सभ्यता से, तो उससे क्या क्या जानकारी मिलती है? तो मोहनजोदाड़ो की जनसंख्या प्राप्त जो साक्ष्य मिले उसमें मोहनजोदाड़ो की जनसंख्या में एक मिश्रित प्रजाति थी। कैसी प्रजाति थी? मिश्रित प्रजाति। उसमें 4 प्रजाति का नामकरण किया गया। पहला बोला गया प्रोटो है, और दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, और दूसरा भूमध्य सागरीय नाम दिया गया, तीसरा अल्पाइन, और चौथा मंगोलाइड। ठीक है, मोहनजोदाड़ो के निवासी ज़्यादातर भूमध्य सागरीय थे। क्या चीज़ थे? भूमध्य सागरीय। कुछ साक्ष्य मिले उसके अनुसार इनका नामकरण 4 प्रजाति बताई गई, प्रोटो, ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। तो मोहनजोदाड़ो में जो अधिकांश लोग थे भूमध्य सागरीय थे। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में, मतलब कि सिंधु सभ्यता का संस्थापक कौन था? सिंधु सभ्यता का संस्थापक कौन था? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप जो विद्वान थे वो कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का संस्थापक था आर्य लोग। दूसरे मार्टिमर वेलर कहते हैं कि सुमेरियन था, और राखाल दास बनर्जी कहते हैं कि द्रविड़ था सिंधु सभ्यता के संस्थापक। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में जिन नगरों की खुदाई की गई, सिंधु सभ्यता में जिन नगरों की खुदाई की गई उसको भी 3 भागों में बांट दिया, उसको भी 3 भागों में बांटा हुआ था। साक्ष्य के अनुसार ही इसका नामकरण सब कुछ हो रहा है। पहला को बोला गया केंद्रीय नगर, दूसरा को बोला गया तटीय नगर था, और तटीय अर्थात पतन नगर, और अन्य नगरे और कस्बे थे। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता से जो पूरा स्थल मिले उसमें से ऐसे ऐसे साक्ष्य मिले को, उसमें से पहला बांटा गया नगर बटा हुआ था केंद्रीय नगर, दूसरा तटीय नगर, तीसरा अन्य नगर और कस्बे। हड़प्पा के टीले और ध्वंसावशेषों के विषय में 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने जानकारी दी। हड़प्पा की खोज तो 1921 ईस्वी में हुई, लेकिन सबसे पहले हड़प्पा के टीले और ध्वंसावशेष, मतलब कि जो धूल उल में मिट गए हैं उसके अवशेष के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने। और लेकिन खुदाई कब हुई? 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। 1920-21 में
दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब के प्रांत के मोंटगोमरी जिले में, ठीक है, जो अभी साहिवाल जिला है वर्तमान नाम, और कहाँ किया गया? रावी नदी के तट पर। आगे चलते हैं, में स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद भी ये उत्खनन रुका नहीं। 1920 से 21 के बीच में हो गया दयाराम साहनी ने। फिर 1933 1934 इसमें माधव स्वरूप वत्स ने कर दिया, फिर उत्खनन स्टार्ट। उसके बाद 1946 में मार्टिन वेलर ने व्यापक तरीके से, मतलब कि बहुत विस्तृत तरीके से उत्खनन करवाया, मतलब खुदाई करवाई। तो हड़प्पा से 2 टीले मिले। हड़प्पा से पूरा उत्खनन होने के पश्चात हड़प्पा से 2 टीले मिले। एक नगर टीला कहा गया, नगर टीला था, पूर्वी टीला को नगर टीला था, और पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया, ठीक है। यहाँ से 6 कच्छ के 2 पंक्ति मिले, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कमरे के 2 पंक्ति मिले, ये कमरे के 2 पंक्तियाँ मिले। और ये जो 12 कक्ष मिले थे अर्थात कमरे, वो अन्नागार थे, मतलब कि अन्न को रखने के लिए थे। तो अन्नगार के अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हड़प्पा के आवास क्षेत्र। हड़प्पा के आवास क्षेत्र के बारे में दक्षिण में एक कब्रिस्तान बना हुआ था, और जहाँ लोग रहते थे उसके दक्षिण में कब्रिस्तान बनाते थे, और जिसे समाधि 837 का नाम दिया गया। मतलब जहाँ लोग रहते थे और उनके दक्षिण के तरफ कब्रिस्तान बनाया जाता था, जिसे समाधि 837 का नाम दिया गया। नगर की रक्षा के लिए पश्चिमी में दुर्ग टीला था, जिसे वेलर ने माउंट एबी का नाम दे दिया। रक्षा के लिए, मतलब कि सुरक्षा, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए दुर्ग टीला बना हुआ था पश्चिमी तरफ। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेष में एक बर्तन में मछुआरे का चित्र, शंख का बना हुआ बैल और स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जो उर्वरता की देवी माना जाता था। पीतल का बना हुआ इक्का और ईंट के वृत्ताकार चबूतरे वृत्ताकार, मतलब इस टाइप के चबूतरे बने थे वृत्ताकार। और गेहूं और जौ के दाने के अवशेष मिले। इतनी सारी चीज मिले हड़प्पा से। हड़प्पा के आवास क्षेत्र के दक्षिण में कब्रिस्तान, जिसे 837 का नाम दे दिया गया। रक्षा के लिए दुर्ग टीला बना हुआ था, जिसे वेलर ने माउंट एबी का नाम दे दिया। और बर्तन में मछुआरे का चित्र बना हुआ रहता था, शंख का बना हुआ बैल था, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जो उर्वरता के देवी माना जाता था, पीतल का बना इक्का मिला, और वृत्ताकार चबूतरे मिले, और गेहूं में जौ के दाने मिले। आगे चलते हैं, सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में, बता, सिंध की भाषा को सिंधी भाषा कहते हैं, जिसमें मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु सभ्यता के दाएं तट पर, मतलब कि सिंध प्रांत के कहाँ मिला था मोहनजोदाड़ो? लरकाना जिले में। और किसके नदी किनारे बसा था? न सिंधु नदी के किनारे। और मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। तो रखालदास और वो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई, और मोहनजोदाड़ो की खोज हो गई 1922 में। मोहनजोदाड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक कौन है? बृहद स्नानागार उल्लेखनीय, जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर, अर्थात 55 बाई 33 मीटर, मतलब कि लंबाई चौड़ाई कितनी है? 55 मीटर और 33 मीटर। और मध्य में जो स्नानागार था उसके बीचों बीच में मध्य में स्नान कुंड बना हुआ था। स्नान कुंड की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है और गहराई भी दिया हुआ है। लंबाई दिया था 11.8 और 7.01 और 2.43। इस विशाल स्नानागार का प्रयोग इसलिए होता था कि जब धर्म कर्म का काम होता था, वहाँ धार्मिक अनुष्ठान होता था, तब वहाँ स्नान करने के लिए इसका प्रयोग होता था, स्नान कुंड का था, स्नानागार का। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया। सिंधु सभ्यता के अभिलेख से जो मोहर मिले,
मोहरे मिले, उसमें मोहनजोदाड़ो में सबसे ज़्यादा मिला मोहर। जो मोहनजोदाड़ो के एक अन्य विशाल अन्नागार, मतलब कि अनाज को रखने का एक और बड़ा सा इमारत मिला मोहनजोदाड़ो में, जो लंबाई था जिसका 45.72 मीटर लंबा और 22.8 मीटर चौड़ा। और एक और स्नानागार, बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में, बृहद जो स्नानागार था मोहनजोदाड़ो में, उसके उत्तर पूर्व में, किस साइड उत्तर पूर्व होता है, तो उत्तर पूर्व का एरिया ये होता, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। तो ये क्षेत्र था जो एक विशाल भवन बना हुआ था। ठीक है, जो किसके लिए रहने के लिए था आवास, पुरोहितावास के लिए, मतलब पुरोहित के लिए, जो पूजा पाठ करते थे उनके लिए रहने की व्यवस्था थी। और यहाँ ही पुरोहितों का विद्यालय भी था, मतलब कि जो पुरोहित थे, जो पूजा पाठ करते थे, उनका विद्यालय भी यहाँ ही बना हुआ था। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की प्रमुख विशेषता थी, क्या चीज़ थी, सड़कें। सबसे महत्वपूर्ण थी उनकी सड़कें। मुख्य सड़क जो थी 9.15 मीटर चौड़ी थी। कितनी थी, 9.15 मीटर चौड़ी। और सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण काटती थी, सड़कें एक दूसरे के समकोण काटती थी। और नगर अनेक वर्गाकार और चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित था, मतलब कि चौकोर था नगर, भवन भी बनता था, चौकोर बनता था, और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब सड़क इस टाइप से बनी हुई थी, या इस टाइप की बनी हुई थी सड़कें। तो इसे समकोण काटने को का नाम दे दिया गया स्फोर्ड सर्कस। मोहनजोदाड़ो के पश्चिम भाग में जो दुर्ग टीला था उसका नाम दे दिया स्तूप टीला, क्योंकि ये कुषाण शासकों ने यहाँ एक स्तूप बना दिया, तो इसलिए स्तूप टीला नाम दे दिया है। मोहनजोदाड़ो के नक्काशे के नृत्य नारी मूर्तियाँ थी, पुजारी की मूर्तियाँ थी, और अन्य मुद्राएं, और कुंभकारों के छाभट्टे, सूते कपड़े, हाथी कपाल खंडे आदि के कपड़े के साथ मिले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।